हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एक्ट जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जुडिशियरी के प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट को हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। (1882) तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मतलब जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि जो भी उस प्रॉपर्टी के राइट्स है, उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट है, या फिर हम कहें उस प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को। सो वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो किसी भी प्रॉपर्टी का, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर होता है मतलब जो प्रॉपर्टी में राइट्स है या इंटरेस्ट है या उस प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल होता है वो किसी दूसरे बंदे के पास जाता है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसफर। और प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होते हैं, एसेट्स। प्रॉपर्टी एग्जाम्पल लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी? मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब जिसे हम मूव कर सकते हैं। क्या हम लैंड को या बिल्डिंग को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं? नहीं, तो वो क्या होगी? इमूवेबल। कोई कार होती है, क्या हम उसे मूव कर सकते हैं? यस, तो कार क्या हो गई? मूवेबल। ये पेन है, क्या हम इसे मूव कर सकते हैं? यस, तो ये क्या हो गया? मूवेबल। तो मूवेबल और इमूवेबल हमारी प्रॉपर्टी होती है। और कैसे होती है प्रॉपर्टी? टैंजिबल या फिर इंटेंजिबल। मतलब जिसे हम देख सकते हैं उसे हम बोलेंगे टैंजिबल, और जिसे हम नहीं देख सकते उसे हम बोलेंगे इंटैंजिबल। फॉर एग्जाम्पल लैंड को, बिल्डिंग को, कार को, पेन को, इस बोर्ड को हम देख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा? टैंजिबल। लेकिन इंटेंजिबल क्या होंगे? इंटेंजिबल जैसे किसी फर्म की गुडविल हो सकती है, किसी ने ट्रेडमार्क अप्लाई करा हुआ है उसका ट्रेडमार्क हो सकता है, पेटेंट राइट्स हो गए। तो जो हमने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पढ़ा था उस टाइप के राइट्स हमारे कहाँ जाएंगे? इंटेंजिबल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है, उससे आने वाला रेंट क्या होगा? इंटेंजिबल। कोई किसी ने पैसा जो है उधार पर दिया हुआ है, तो उससे आने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल भी एसेट्स हो सकते हैं या प्रॉपर्टी हो सकती है, और टैंजिबल भी हो सकती है। तो ये बताता है जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, और कौन सी प्रॉपर्टी हमारा टीपीए एक्ट कवर करेगा वो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? राइट्स या फिर इंटरेस्ट का क्या करना? मूव करना। कंट्रोल का क्या करना? मूव करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल या इंटेंजिबल। तो सबसे पहले हमने देखा ट्रांसफर का क्या मतलब होता है और प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारा एनफोर्समेंट में कब आया था? 1 जुलाई 1882। इस डेट पर हमारे अभी लेटेस्ट में कुछ एक्ट भी एनफोर्स हुए। कौन कौन से? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये सारे एक्ट जो है ये भी 1 जुलाई को आए हैं। अब हम बात करें कि एनफोर्समेंट में 1 जुलाई में आया था 1882 में, जब अंग्रेजों का रूल था। तो इसको जो है एसेंट कब मिली थी? इसको एसेंट मिली थी 17 फरवरी 1882 को।
कब मिली थी इसको एसेंट? 17 फरवरी 1882 को। जैसे आज के टाइम में किसी एक्ट को एसेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट। तो अंग्रेजों के टाइम पे कौन देता था? वॉइस रॉय। कौन देता था? वॉइस रॉय। और उस टाइम वॉइस रॉय कौन से थे? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 17 फरवरी को एसेंट दी और 1 जुलाई से ये हमारा टीपीए जो है एनफोर्समेंट में आ गया, एप्लीकेबल हो गया। ठीक है। लेकिन जब टीपी नहीं था, मतलब 1 जुलाई से पहले किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता था, ट्रांसफर हम कह सकते हैं सेल, हम कह सकते हैं लीज पर देना, रेंट पर देना, हम कह सकते हैं मोर्टगेज, जब हम किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गिरवी रखवाते हैं तो उसे बोलते हैं मोर्टगेज, गिफ्ट, एक्सचेंज या फिर एक्शनेबल क्लेम। तो ये मेन फॉर्म्स है ट्रांसफर की। तो अगर ऐसा पहले होता था, मतलब 1 जुलाई से पहले ये एक्ट तो था नहीं, तो इन चीजों को कौन गवर्न करता था? तो उस टाइम पे क्या होता था? इक्विटी, गुड कॉन्शियंस और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके किसी ट्रांसफर को गवर्न किया जाता था। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं था कि अगर कोई ट्रांसफर होगी तो किस तरीके से होगी और क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। लेकिन टीपीए एक्ट के आने के बाद ये सब कॉडिफाई हो गया, पता चल गया कि क्या होगा किसी सिचुएशन में। गिफ्ट का ट्रांसफर होगा, गिफ्ट के तरीके से ट्रांसफर होगा तो किस तरीके से होगा, सेल हो रही है तो किस तरीके से ट्रांसफर होगा। और ये कब पता चला? जब हमारा टीपीए आ गया। तो पहले क्या चलता था? इक्विटी, गुड कॉन्शियंस एंड जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो होके हमारा जो है ट्रांसफर गवर्न होता था। तो ये थी बात जब इसकी एनफोर्समेंट डेट थी और जब इसको एसेंट मिली थी। अब हम देखते हैं कि ये टॉपिक हमें पता है, जब भी कोई एक्ट आता है तो वो कैसे बनता है? वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो है उसको एसेंट देते हैं और फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है। लेकिन जब पार्लियामेंट में भी वो जाता है, पार्लियामेंट में जाएगा कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट, तो वो कहां से बना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगा कि कोई एक्ट बनाया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमें पता है आर्टिकल कौन सा है? 246, जिसमें हमारा 7th शेड्यूल है, जो हमें क्या बताता है? एंड लिस्ट के बारे में। तो किसके बारे में बताता है? वहां पे एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन से टॉपिक पर कौन सी गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है? एक्ट बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर हमें दी हुई है मेन 3 लिस्ट। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक्ट बना सकते हैं। तो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो कौन सी एंट्री के अंदर बना हुआ है? वो बना हुआ है हमारा एंट्री 6 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 6 पर लिखा हुआ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सिमिलरली एंट्री 18 ऑफ स्टेट लिस्ट में भी लिखा हुआ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। तो इन दोनों एंट्रीज को फॉलो करते हुए हमारा क्या बना? टीपीए एक्ट। कहने का मतलब है जब कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी होगी किसी टॉपिक पर एक्ट बनाने की, तभी हम उस टॉपिक पर लॉ बना सकते हैं। और जब वो दोनों पार्लियामेंट के हाउस को पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, तो वो बिल से क्या बन जाता है? एक्ट। तो ये कहां से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में दी हुई कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की एंट्री 6 एंड एंट्री 18 से। तो हमने क्या देखा? टीपीए एक्ट आया था 1 जुलाई 1882 में, 1882 में, जिसको एसेंट दी थी वॉइस रॉय रिपन ने। कब? 17 फरवरी 1882, 1882 में। और ये कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट से आया है। ठीक है, ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि ट्रांसफर किसे कहते हैं और प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मतलब थोड़ा बहुत में नहीं, बहुत ईजी लग रहा होगा अभी तक, और है भी, आगे भी इजी है, बहुत ईजी है टीपीए।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके के ट्रांजेक्शन पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर जो है अपनी विल बना लेते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बेटे को जो है मेरी प्रॉपर्टी जाएगी। क्या इस ट्रांजेक्शन पे हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा? नहीं। तो इस वाली ट्रांजेक्शन पर हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स होती कैसे है। ट्रांजेक्शन्स होती है, एक होती है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कोई पर्सन, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाती है? उसके बच्चे को। तो वो कैसे जा रही है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सक्सेशन एक्ट बताता है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चे को चली जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ऐसी ट्रांजेक्शन को बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पर लॉ ऑपरेट हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर कोई पर्सन विल बनाता है तो हम क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन हुई है। और कैसी हुई है? टेस्टामेंट्री, फॉर एग्जाम्पल विल। और दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? नॉन टेस्टामेंट्री। मतलब जहां पार्टीज ने एक्ट किया, मतलब बिल वगैरह बनाई है, ठीक है। लेकिन नॉन टेस्टामेंट्री क्या हो गई? जहां पर सेल हुई है, लीज हुई है, मोर्टगेज हुई है, तो इसे बोलेंगे हम नॉन टेस्टामेंट्री। किसी ने किसी पर्सन को सेल किया। तो टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री में मेन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है? ये दोनों ही ट्रांजेक्शन जो है वो पर्सन्स के बीच में हो रही है। किसी ने किसी के लिए विल बनाई कि मेरी डेथ के बाद मेरे इस पर्टिकुलर बेटे को ही जो है सारी प्रॉपर्टी जाएगी। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन उस पर्सन के बनने के बाद कंडक्ट होगी, कि वो जब बंदा मर जाएगा उसी के बाद वो अफेक्ट में आएगी। क्या? विल। तो विल कब इफेक्ट में आएगी? जब वो पर्सन मर जाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर डेथ को कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये बिटवीन लिविंग पर्सन्स नहीं रहती। क्या होता है? बिटवीन लिविंग पर्सन्स नहीं रहती। और ये वाली जो है नॉन टेस्टामेंट्री, वो बिटवीन लिविंग पर्सन्स होती है, बिटवीन लिविंग पर्सन्स होती है। तो सेल करी, ए ने बी को सेल कर दिया तो दोनों लिविंग है। किसी ने किसी को लीज पर दे दिया, दोनों लिविंग है। लेकिन विल में बोला जाता है कि मेरे मरने के बाद उसको जाएगी, तो बिटवीन लिविंग नहीं है, एक मर चुका है और एक जिंदा है। तो इस वाली ट्रांजेक्शन को बोलेंगे टेस्टामेंट्री। लेकिन जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ अप्लाई होता है हमारे नॉन टेस्टामेंट्री पर। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री पर, जहां पर दोनों के दोनों लिविंग पर्सन्स के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है। तो टीपीए कवर करता है सिर्फ इस टाइप की ट्रांजेक्शन को, ना ही ऑपरेशन ऑफ लॉ को, ना ही टेस्टामेंट्री को। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, सक्सेशन है, किसी की डेथ हो गई तो फॉर एग्जाम्पल हमारा दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? लैंड एक्विजिशन एक्ट, जहां पे लैंड एक्वायर कर ली जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो होता है, गवर्नमेंट किसी लैंड को एक्वायर करती है, कोई पार्टी तो ट्रांजेक्शन करती नहीं कि मेरी लैंड को एक्वायर कर लो। तो सक्सेशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ऐसे ही मल्टीपल एक्ट्स होते हैं जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जहां पर ट्रांजेक्शन होती है। और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकती है टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री। डिफरेंस क्या है लिविंग पर्सन और नॉन लिविंग पर्सन का? यहाँ पर डेथ के बाद जो है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, लेकिन यहाँ पर जब पर्सन लिविंग है तभी ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट होती है। तो हमारा टीपीए जो होता है वो नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल होता है, ना कि टेस्टामेंट्री या ऑपरेशन ऑफ लॉ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हमें पता होना चाहिए। तो टीपीए कहाँ अप्लाई होता है? नॉन टेस्टामेंट्री में। और हमारी एक इंस्ट्रूमेंट की भी डेफिनेशन आएगी जहां पर हम ये देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। आई होप सब कुछ क्लियर है जो अभी तक पढ़ा है।
अब हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम इस एक्ट के थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, एक तरीके से ओवरव्यू देख लेते हैं। तो टीपीए एक्ट 1882, इसके नेचर की बात करें तो ये कैसा लॉ है? कॉडिफाइड लॉ है, मतलब क्लियर है, क्रिस्टल है, क्लियर एंड क्रिस्टल भाषा में इसको लिखा गया है। हमें पता है कि कैसे कभी गिफ्ट कोई दूसरा पर्सन एक पर्सन को करेगा तो क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। कैसे ये एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये अपने में पूरा नहीं है, मतलब इसके लिए हमें बहुत सारे एक्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन होती है, मतलब सेल की ट्रांजैक्शन होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट तो करना होगा, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली जब सेल करते हैं तो बोला जाता है कि अगर कोई 100 रुपए की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है तो उसको हमें क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन। तो क्या लग जाएगा? रजिस्ट्रेशन एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है जो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। रेंट एक्ट हो गया आपका, हर स्टेट का अपना रेंट एक्ट है। हम तो बात तो कर रहे हैं यहाँ पे लीज की, लेकिन स्टिल जो है हर स्टेट ने अपना रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया हुआ है। तो बहुत सारे एक्ट जो है इस एक्ट को सप्लीमेंट करते हैं, इसलिए ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये एक सब्सटेंटिव एक्ट है, मतलब दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है प्रोसीजर और एक होता है सब्सटेंटिव। प्रोसीजर जो प्रोसीजर के बारे में बताता है, जैसे कि हमारा बीएनएसएस हो गया, सीपीसी हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसे पहले सीआरपीसी भी कहा जाता था। लेकिन ये एक सब्सटेंटिव एक्ट है, ये प्रोसेस के बारे में नहीं बताता, बल्कि उसके ये कैसे गवर्न, इसको क्या राइट्स देगा किसी पर्सन को, क्या लायबिलिटीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल हो गई तो जिस पर्सन को वो प्रॉपर्टी मिल गई उसके क्या राइट्स रहेंगे, या फिर उस पर्सन की क्या लायबिलिटीज रहेगी, ये बताता है। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंटिव एक्ट है, ये कॉडिफाइड है, एग्जॉस्टिव नहीं है, सब्सटेंटिव एक्ट है। और इसके शॉर्ट टाइटल की बात करें तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और लॉन्ग टाइटल की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टाइटल इसका बोलता है, इट इज एन एक्ट टू अमेंड, इट इज एन एक्ट टू अमेंड द रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये है हमारा इसका लॉन्ग टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमें देखना है। और कैसे गवर्न होता है ये? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ये हमने देख लिया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका नेचर बोल लो, ओवरव्यू बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसमें कितने सेक्शंस है? इसमें है 137 सेक्शंस। कितने? 137 सेक्शंस, जो हमारे कितने चैप्टर्स में कवर है? 8 चैप्टर्स में। तो ये सारे सेक्शंस और ये सारे चैप्टर्स हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। थैंक यू।